वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, यहाँ मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ, फूल चढ़ाते जाओ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति महज उनकी कविता भर नहीं, बल्कि उनकी इस कविता में मुस्कुराता और अतीत का गर्व कराता बिहार का वह वैशाली ज़िला है जिससे राष्ट्रकवि का एक अटूट रिश्ता था। और इस अटूट रिश्ते के बूते बिहार के वैशाली ज़िले का लालगंज गर्व कर सकता है, और इस गर्व का आधार है लालगंज का निबंधन कार्यालय। तकरीबन एक साल यानी 11 महीने तक रही। 1936 में ही फिर उनका संभवतः नवंबर में तबादला हो गया लालगंज से, मगर उनकी यादें अमिट छाप छोड़ गई हैं। जिन्हें पता है या जो पता करना चाहते हैं वे पता कर सकते हैं कि राष्ट्र कवि, यह अमर हिंदी कवि लालगंज में था, और लालगंज का मान इससे बढ़ता है, बढ़ा। लालगंज की अगर कुछ थोड़ी बहुत गौरवशाली परंपरा है तो उसमें 4 चांद दिनकर जी ने लगाया। मगर इस गौरवशाली परंपरा से रोशन होते इस दफ्तर के भीतर इतिहास के मालूमात का अंधेरा पसरा है। जिस कुर्सी पर कवि राष्ट्रकवि दिनकर विराजमान थे, उस कुर्सी पर विराजे मौजूदा अफसर को पता तक नहीं कि यहाँ कभी कविता का सूर्य दमकता था। दिनकर साहब के बारे में कहा जाता है कि लालगंज में वो रजिस्ट्रार रहे हैं, सब रजिस्ट्रार के रूप में। क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, उनका लिखित अभी तक हमको कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। कल से उसको खोज रहे हैं, कोई भी कैटलॉग मिल जाए या उनका साइन किया हुआ चार्जशीट मिल जाए, लेकिन इतना पुराना है कि उसको ढूंढ पाना एक दिन में बहुत कष्ट है। मैं ढूंढने की कोशिश करूँगी, लिखित जो मुझे मिल जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। अच्छा, उनके बारे में क्या जानकारी है आपको? राष्ट्रकवि थे, अंग्रेज के टाइम में वो सब रजिस्ट्रार के पद पर चुने गए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम उसी पोस्ट पर हैं जिस पे हमारे राष्ट्रकवि थे। आपने बताया कि वो लालगंज में सब रजिस्ट्रार थे, ये सुनकर ही मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि मैं इतने सम्मानजनक पोस्ट पर हूँ जहाँ राष्ट्र इस कुर्सी पर जहाँ राष्ट्रकवि बैठे, राष्ट्रकवि बैठे हैं। बूस बम्प मेरा अभी भी हो रहा है, इसे बोले तो बूस बम्प हो रहा है, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोचकर। ये जानकारी किससे मिली आपको कि यहाँ के वो रजिस्ट्रार थे? वैशाली टुडे के द्वारा? आप लोगों से। इससे पहले मैं बस यही जानती थी कि वो दानापुर में थे। मगर इस निराश करते बयान की हकीकत को लालगंज के श्री शारदा सदन पुस्तकालय एक उम्मीद बख्शती है। 2 फरवरी 1936 के विजिटर रजिस्टर में राष्ट्रकवि के हस्ताक्षर के साथ उनके लिखे 2 पन्ने इस बात का इत्मीनान देते हैं कि दिनकर कभी यहाँ आए थे। मगर हैरानी की बात है कि आज उन्हें न तो उनका विभाग याद कर रहा है और न ही पुस्तकालय के ट्रस्टी। ऊपर से जिनके कंधों पर शिक्षा की पालकी है, उन्हें भी उस रास्ते का पता नहीं जहाँ से होकर कोई दिनकर राष्ट्रकवि बन गया था। क्या शिक्षक हैं? जानकारी में है कि रामधारी सिंह दिनकर अपने यहाँ किसी पोस्ट पे कभी रहे हैं, किसी भी कार्यालय में? लालगंज प्रखंड में मेरी जानकारी में तो शायद काम नहीं किए हैं, उम्र कम है, इसलिए विशेष में बात नहीं बता सकता। अभी तक ऐसा सुनने को आप लोग को नहीं मिला? लालगंज में कभी वो किसी पद पे रहे, अपना योगदान दिए किसी कार्यालय में? ना, उसकी जानकारी तो नहीं है। किस चीज़ के शिक्षक हैं? किस विषय में? हम तो सोशल साइंस के शिक्षक हैं। अभी बीआरसी में कार्यरत है जी। ये जानकारी अगर मिलती है कि रामधारी सिंह दिनकर लालगंज में भी कभी किसी पद पे कार्यरत रहे हैं, योगदान दिए हैं, कितने गर्व की बात होगी आप लोगों के लिए। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यदि लालगंज में कोई किसी भी पद पर कार्य किए हैं तो लालगंज के प्रखंड के लिए काफ़ी गर्व का विषय है और काफ़ी खुशी होगी हम लोगों को। हाँ, ये 1936 ईस्वी में उस क्रम में आए थे जब 1934 में पूरे बिहार में जो एक भूकंप हुई थी, तो उस भूकंप के बाद इस लाइब्रेरी में आए थे। तो उस समय लगभग 2500 किताबें इस लाइब्रेरी में है, जो उन्होंने अपने मंतव्य में उन्होंने लिखा भी है। और उन्होंने इस लाइब्रेरी के बारे में उन्होंने ये लिखा है कि यह आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर का यह पुस्तकालय हो सकता है। और आज संयोग की बात है कि इस लाइब्रेरी में
उनकी जो वाणी थी कि राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, यह एकदम है। और आज लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, यह हमारे यहाँ कलेक्शन है और राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकालय है। लेकिन इस निराशा के बीच भी एक रिटायर्ड जज इस बात की उम्मीद जगाते हैं कि दिनकर यहाँ की स्मृति में ही नहीं, अपने पूरे अस्तित्व के साथ हैं। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है जो काफ़ी बाद में उन्होंने लिखी थी। उसमें भी देखिए ओजस्विता के स्वर कैसे चमक रहे हैं, कैसे प्रदीप्त हो रहे हैं। वो लिखते हैं, झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरी हुंकारों में। हाँ जयप्रकाश है नाम समय की करवट का, अंगड़ाई का, भूचाल बौंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। इन चंद पंक्तियों में जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व जाज्वल्यमान होकर चमक उठा हो, हम सबों के सामने व्यक्त हो गया हो। प्रेम की कविताओं का जहाँ तक प्रश्न है, उर्वशी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। विद्वान समालोचक इसे प्रेमाध्यात्म कामाध्यात्म की रचना मानते हैं। इन्हीं भावों के मूल स्वरों का काव्य रूपांतरण उर्वशी को मानते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रेम पर कई कविताएं उन्होंने लिखी हैं। उदाहरण स्वरूप एक प्रेम के गीत की उनकी पंक्तियां हैं, स्नेह मिला तो मिली नहीं क्या वस्तु तुम्हें। स्नेह यानी प्रेम, स्नेह मिला तो मिली नहीं क्या वस्तु तुम्हें, नहीं मिला यदि स्नेह बंधु जीवन में तुमने क्या पाया। प्रेम की सर्वस्वता का इससे सटीक चित्रण और क्या हो सकता है। दूसरी कुछ पंक्तियां इन्हीं प्रेम पर, जब शब्द नहीं मिलते मन के, प्रेम तब इंगित दिखाता है, बोलने में लाज जब लगती, प्रेम तब लिखना सिखाता है। दिनकर हिंदी साहित्य के आकाश के कैसे चमकते तारे हैं, जिनके दिलो दिमाग में राष्ट्र चमकता है, जिनकी कविताओं में राष्ट्र को दिशा दिखाती रोशनी है और आम लोगों के सीने में सहज उतरता खांटी राष्ट्रवाद है। के 4 अध्याय उनकी पुस्तक है जिसमें संपूर्ण भारत के वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक सांस्कृतिक इतिहास को 4 कालखंडों में उन्होंने बांटा है। और इतनी भाषा प्रांजल है, इतनी सुसंगत है, इतनी तर्क संगत है, तथ्यों का वर्णन इतनी सुस्पष्टता के साथ और अधिकारिता के साथ किया गया है कि इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ऐसा लगता है कि कोई साहित्य की रचना पढ़ा जा रहा हो। तो संस्कृति के 4 अध्याय उनकी गद्य रचना प्रतिभा का एक अदम्य उदाहरण है। सुप्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने दिनकर जी के बारे में कहा था, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। हरिवंश राय बच्चन जी ने दिनकर जी के बारे में अपने उद्गार कुछ यूं व्यक्त किए थे, दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। दिनकर जयंती के अवसर पर मैं समय की नज़ाकत को देखते हुए ज़्यादा कुछ विस्तार में न जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाषा एक सामाजिक रचना हुआ करती है। पूरा समाज मिलकर इसे बनाता है। यह सामाजिक संपत्ति हुआ करती है। भाषा एक संस्कृति है। भाषा के प्रयोग में स्वच्छंदता का कोई स्थान नहीं। इतना सत्य जरूर है कि समय के अनुसार भाषा की
रचना में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अशालीनता का वहां भी कोई स्थान नहीं, रुक्षता का कोई स्थान नहीं, मर्यादाहीनता का कोई स्थान नहीं, अशालीनता का कोई स्थान नहीं। ऐसे दिनकर की कभी कर्मभूमि रही इस वैशाली में हिंदी की हालत अच्छी नहीं है, और यह बात के पते ठिकाने दफ्तर के दीवारों पर चहकते ये स्लोगन हैं जिसके हिज्जत उतला रहे हैं और व्याकरण लंगड़ा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हिंदी इतनी लाचार हो गई है कि इसे इसके अपने ही सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस सवाल को नकारा भी नहीं जा सकता, मगर अंग्रेजी के बीच भी बाजार कहता है कि हिंदी के बिना ग्राहक और बेचने वालों का काम भी नहीं चल रहा है। यानी अपने ग्रामर से अलग होते हिंदी अब आम लोगों की भाषा ज़्यादा बन गई है। मगर यह बात बेचैनी पैदा करती है कि हिंदी का राष्ट्र कवि अब महज खास लोगों के खास कवि होते जा रहे हैं।